तो स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है 15.6 जो बेसिकली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया से रिलेटेड आपने पहले भी सुन रखा है। लीनियर मोशन में न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ इनर्शिया। उसे आपने कहा था कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है तो वो रिमेन रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई चीज़ को मूव कर रही है तो वो रिमेन मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोके ना। हम उस चीज़ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते थे। और उस केस में जहाँ पे लीनियर आपकी मोशन होती थी, आपको याद हो तो इनर्शिया डिपेंड करता था मैस पे। देन अब जो हमारा इनर्शिया है वो एंगुलर है, क्योंकि अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये एंगुलर मोशन है। इसमें इनर्शिया की जो इक्वेशन बनेगी वो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर है। और जो इसका फॉर्मूला बनता है सीधा सीधा, ये इनर्शिया है, ये मैस है, ये रेडियस है। आपका फॉर्मूला बनता है द प्रोडक्ट ऑफ मैस एम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्क्वेयर आर रेडियस ऑफ इट्स परपेंडिकुलर। मैं ये साइन डाल रहा हूँ परपेंडिकुलर के लिए। डिस्टेंस फ्रॉम द ओ, ओ कह लें या एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको याद होंगी, जिसके आगे पीछे ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा और रिजिड रॉड घूम रहा होता था। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड, यहाँ लिख देता हूँ, रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डायग्राम से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं नाउ। यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसे आप पी का नाम दे दें। वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये ओ है, इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। अब आपको पता है ये जो है रेफरेंस लाइन थी, जो रेडियस आर भी था, आप कहते थे वो ऑब्जेक्ट के क्या है, परपेंडिकुलर है। ऑब्जेक्ट आपका कुछ, ये आप एक्स एक्सिस कंसीडर कर लें, ये आप वाई एक्सिस कंसीडर कर लें। अब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से यहाँ गया है। यहाँ पे देखें, हम कहते थे कि यहाँ से यहाँ तक इसने लीनियर मोशन की, उसके बाद अगेन इसमें क्या आया, टर्न आ गया, मतलब ये फिर घूम गया आपका ऑब्जेक्ट। अब ये जो लीनियर मोशन होती थी, इसे हमने क्या कहा था, इसमें जो वेलोसिटी आती थी उसे हम टेंजेंशनल वेलोसिटी कहा करते थे, क्योंकि ये क्या हो रही थी, टेंजेंट बन रहा होता था। मीन्स ये ऑब्जेक्ट यहाँ से सीधा जाता हुआ बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये रेफरेंस लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, रिजिड रॉड के साथ, तो वो उसे क्या कर देता है, अगेन सर्कल में बेंड कर देता है, यानी टर्निंग इफेक्ट भी आता है यहाँ पे, जो चीज़ हमें समझ आई यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मैस है आपका एम है, और जो आपका रेडियस है वो आर है। अब इसमें आपने जो कंसीडर किया है, आपने कहा ये जो पी है बेसिकली एक मैस है। पॉइंट पी पे पोजीशन वेक्टर कह लें, मैस यहाँ पर था, पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करता था ओरिजिन से किसी ऑब्जेक्ट को। मैस एम में जो अटैच है एक रिजिड रॉड के साथ, जो चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, जो रिजिड रॉड सर्कुलर मोशन ओ में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ओ जो आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके आगे पीछे घूम कर मूव कर रहा है, जो जेड एक्सिस के अलोंग आएंगे। अब जो मैथ आपने रिजिड बॉडी का लिया था, आपको याद हो, रॉड का हमने प्रीवियस टॉपिक्स में भी कहा था कि निग्लिजिबल है, बहुत कम है, हम ये चीज़ कंसीडर किया करते थे। तो यहाँ पे आप देखोगे जो फोर्स लगेगी इस ऑब्जेक्ट पे, इस डायरेक्शन पे, वो क्या लगेगी, एफ इज़ इक्वल टू एम ए, मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पे आएगा। एफ इज़ इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेट करेगा ये ऑब्जेक्ट। यहाँ तक मैथ एम था, पहले तो रुका हुआ था, जब आपने इस पर फोर्स लगाया तो उसने क्या किया, एक्सेलरेट किया। अब यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे आने के बाद ये लीनियरली मूव करने के बजाय अगेन सर्कल में बेंड कर गया, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से अटैच है, जुड़ा हुआ है। उसने यहाँ पे इसे टर्न नहीं दिया, यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट आया, और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता था, टॉर्क, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे टॉर्क आया, आते आते ये बार बार सर्कल में घूमता रहा। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की जो लीनियरली वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशनल होगी। अगर लीनियरली वेलोसिटी आ रही है तो यहाँ पे आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी आएगी रेफरेंस एक्सिस पे, तो यहाँ पे फिर आपके पास एक्सेलरेशन भी आएगी। अब यहाँ पे फिर जो आपके पास टेंजेंशनल एक्सेलरेशन होगी, अल्फ़ा, वो रिलेट करेगी टू लीनियर एक्सेलरेशन। टेंजेंशनल एक्सेलरेशन ए टी बेसिकली रिलेट करेगी किस से, एंगुलर एक्सेलरेशन से।
एंगुलर एक्सेलरेशन आपकी कौन सी थी? वो बेसिकली अल्फ़ा थी, और ये रिलेशन हमने पढ़ा था कि ए टी इज़ इक्वल टू आर इंटू अल्फ़ा। आर रेडियस था, अल्फ़ा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, और ए टी आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट की। इस ए टी को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो फोर्स की इक्वेशन कुछ हमारे पास ये आ जाती है। अब अगेन हमने कहा कि जो फोर्स आ रही है इस पॉइंट के बाद आगे एक पॉइंट आएगा यहाँ पे कह लें, फिर इस पे टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा, मतलब इस पॉइंट के बाद ये ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए लीनियरली सीधा मूव करेगा, फिर सर्कल में बैंड कर जाएगा। ये जो बार बार फोर्स में टर्न आ रहा है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता था? टॉर्क। मतलब इस इक्वेशन को हम इन द टर्म ऑफ टॉर्क में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ एफ के साथ मूवमेंट आर्म चाहिए। मूवमेंट आर्म बेसिकली, क्योंकि टॉर्क का रिलेशन आपको याद है, टॉर्क जो होता था आर इंटू एफ होता था। मीन्स आर आपका मूवमेंट आर्म होता था और फोर्स आपका एफ होती थी। यहाँ पे अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई और करें, जब आर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आर एफ इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। अब इस आर एफ की जगह मैं टॉर्क लिख सकता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ ये आ जाएगी। यहाँ तक आपको होप सो बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पे कंडीशन हो क्या रही है और सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं। अब आगे अगर हम देखें कि यहाँ पे जो बेसिकली एम आर स्क्वायर है, ये क्या चीज़ है? जो हमने पहले कहा था ये इनर्शिया है, क्योंकि इनर्शिया की हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी। मीन्स अब मैं लिख सकता हूँ कि टॉर्क इज़ इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा, क्योंकि एम आर स्क्वायर बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। आर आपका क्या है? बेसिकली रेडियस था, एम क्या था? मैस था, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट था वो इनर्शिया था, और अल्फ़ा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। इस चीज़ को बेसिकली क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी। अब ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग बॉडी के लिए है, लीनियर बॉडी के लिए नहीं है। लीनियर बॉडी के लिए वो अलोंग द लाइन हुआ करता था, ये एंगुलर के लिए है जो सर्कल में मूव कर रही है। नेक्स्ट देखें, इसमें हम अब क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे। अब इन चीज़ को, इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे जो हमने अभी सॉल्व किए हैं। इन इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ आ जाती है। जो हमारे पास ये आया है टॉर्क इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे देखें हम इसे कंपेयर करते हैं किसके साथ? एफ इज़ इक्वल टू एम ए के साथ। यहाँ पे एफ को हमने रिप्लेस किससे किया है? अल्फ़ा से। ए को किससे रिप्लेस किया? लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन आर अल्फ़ा से। बेसिकली लीनियर एक्सेलरेशन ए को अल्फ़ा से रिप्लेस किया है, और जो एम है उसे रिप्लेस किया है एम आर स्क्वायर से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन में, जब आपका मैथ जो हो वो लीनियर मोशन कर रहा हो। क्योंकि आपने इस डायग्राम में देखा था कि ये जो मैथ है यहाँ पे लीनियरली मोशन करता था, लेकिन क्योंकि ये एक्सिस रोटेशन से जुड़ा होता था तो अगेन ये बैंड हो जाया करता था। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या कर रही है? प्ले कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि वो इनर्शिया जो किसी ऑब्जेक्ट में या किसी बॉडी में रोटेशन की वजह से आएगा उसे हम क्या कहेंगे? रोटेशनल इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब वो जो इनर्शिया आपका लीनियर के केस में आता था वो तो आपको पता है अलोंग द लाइन होता था, लेकिन ये जो सर्कल की वजह से आ रहा है इनर्शिया, क्योंकि बॉडी आपकी रोटेट कर रही है, तो इस इनर्शिया को रोटेशनल इनर्शिया आप कहेंगे या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। अब आपने याद रखना है ये जो इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन हमारे पास नहीं है। यहाँ लिख लें स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा यहाँ पे इसकी यूनिट आनी चाहिए। अगर ऐसा यूनिट की बात करें हम इसकी, तो ऐसा यूनिट इसकी क्या बनेगी? केजी एम की पावर 2 आपके पास आ जाएगी, क्योंकि जो इनर्शिया है उसकी हमने ये पढ़ी है इक्वेशन एम आर स्क्वायर। तो एम आपको पता है केजी के बराबर, और आर आपको पता है मीटर, और ऊपर पावर 2 है तो स्क्वायर के बराबर, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब आपने अपनी बुक पे देख लेना है, साइड पे जो डायग्राम्स हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है। रॉड के लिए क्या लिखा हुआ है? थिन रॉड के लिए आपके पास लिखा है आई इज़ इक्वल टू 1/12 एम एल स्क्वायर। इसके अलावा रिंग के लिए क्या लिखा हुआ है? आई इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर। रिंग आपने याद रखना है, जैसे आप क्या कह सकते हैं, एक सर्कुलर रबड़ हो या एक चूड़ी हो जाए जो बीच में से खाली होती है। इसके अलावा डिस्क के लिए कह लें या सिलेंडर के लिए
सॉलिड डिस्क के लिए आप क्या कहेंगे? सॉलिड डिस्क के लिए होगा आई इज इक्वल टू 1/2 mr²। और सफ़ेयर के लिए क्या होगा? सफ़ेयर के लिए आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr²। ये इक्वेशंस ड्राइव की हुई हैं पहले से, जो आपकी बुक में साइड पे मेंशन है। उसके बाद आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है रिजिड बॉडी के लिए। इनर्शिया और रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी के लिए आपने इनर्शिया देखना है, उससे पहले आपने रिजिड बॉडी को कंसीडर कर लेना है। ये आप एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर लें। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन आपको अब याद हो जानी चाहिए, हमने काफ़ी बार रिवाइज कर ली है। अब रिजिड बॉडी पे आप आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ले लें जहाँ पे फोर्स क्या है, अप्लाई हो रही है। अब जहाँ जहाँ देखें फोर्स अप्लाई होगी, इसका रेडियस सेंटर ओ से कम होगा, इसका रेडियस इससे कुछ ज़्यादा होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा, और इसका इनसे कुछ कंपेरेबल कम होगा। इसे m1 का नाम दे दें आप, इसे m2 का नाम दे दें, इसे m3 का नाम दे दें, इसे m4 का नाम दे दें। ठीक है, 1 2 3 4 आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो इसी के साथ ये R2 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा, और ये R4 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे रेडियस या मोमेंट आर्म जो है वो बेसिकली कम है, यहाँ पे इसके मुकाबले में ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा और सेकंड नंबर पर है। तो जब आपके पास देखें इस तरह की कंडीशन आ जाए, ये रिजिड बॉडी आपके पास आ जाए जहाँ पे आपको पता हो मैस के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या हो, डिफरेंट हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, समीशन लेना पड़ता है। समीशन बेसिकली हमने पिछली टॉपिक्स में भी लिया है कि हर इक्वेशन को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और फिर सर उन सब का सम ले लेंगे। अब पहले वाले के लिए देखें क्या आएगा। पहला वाला ये, इसके लिए आपके पास जो टॉर्क की इक्वेशन आएगी वो mr²r1 आ जाएगा और इसके साथ α1 आ जाएगा। सेम वे m के साथ 1 आ जाएगा। टॉर्क 2 के लिए आप क्या लिखेंगे, m2 r2 का स्क्वायर और α2 का स्क्वायर। इसी तरह आप लिख लेंगे n तक के लिए, n इज़ इक्वल टू mn rn का स्क्वायर αn आ जाएगा। और फिर आपने क्या करना है, ये जो बॉडी है जो आपकी रिजिड बॉडी है बेसिकली, जो रोटेट कर रहे हैं, जिस पे ऑब्जेक्ट सेम एंगुलर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे होंगे, आपने याद रखना है जो ये रोटेट कर रहे होंगे ये सारे सेम एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेंगे। तो इस केस में आप जब इसका टोटल टॉर्क लेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे टोटल, उसमें आप 1 + 2 ... n को ऐड अप कर देंगे। अब यहाँ पे आप इनकी सेपरेटली वैल्यू लिखना शुरू कर देंगे। m1 r1 का स्क्वायर अल्फ़ा प्लस m2 r2 का स्क्वायर अल्फ़ा mn rn का स्क्वायर अल्फ़ा। अल्फ़ा सब में सिमिलर है तो आप क्या करें, यहाँ पे m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर mn r का स्क्वायर, और यहाँ पे आप अल्फ़ा को कॉमन ले लें। अब देखें ये m1 r1 m2 r2 ये सारी चीज़ें आप किसके बराबर आ जाएंगी, जब आप इन सब का सम लेना शुरू कर देंगे। सबसे पहले तो आप इस फॉर्म में से लिखेंगे, आप लेंगे समीशन, यहाँ लिखेंगे n, यहाँ लिखेंगे i अप्रोच टू 1, यहाँ आप लिख लेंगे mi r i का स्क्वायर, और आगे पीछे ब्रैकेट डाल के आप यहाँ पे लिख देंगे अल्फ़ा। अब ये mi r स्क्वायर किसके बराबर है, बेसिकली इनर्शिया के बराबर। मीन तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे कि सिंस n i इज इक्वल टू 1 mi r i का स्क्वायर इज इक्वल टू आई क्या है, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपके पास जो इक्वेशन आ सकती है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, आई इंटू अल्फ़ा। ये था आपका टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली। दूसरी चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये देखने का है कि लीनियर मोशन में जो एफ इज इक्वल टू एम ए है, आपकी जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है, उसमें जो इनर्शिया होता था वो ड्यू टू क्या होता था, डिपेंड किस पे करता था, मैथ पे। लेकिन यहाँ पे जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये किस किस पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ मैथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। फॉर्मूले से आपको नज़र आ रहा है ये डिपेंड किस किस पे कर रहा है, मैथ पे भी और स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ आर पे भी। मतलब ऑब्जेक्ट से ओ तक का जो स्क्वायर डिस्टेंस है आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो रोटेशनल बॉडी के लिए है,
वो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, जबकि वो वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था वो आपको याद है सिर्फ और सिर्फ मैथ पे डिपेंड किया करता था। तो ये आपका आज का टॉपिक था। होप्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। इन केस फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आपने कंसर्न लाजमी कर लेना है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।